श्री सी, धन्यवाद, दूर जाओ, गो क्याओयू ने सी मोयान से कहा। खैर, मैं तो बस उन्हें डराना चाहता हूं ताकि वे भविष्य में हमें परेशान करने की हिम्मत न करें। आखिरकार, दूसरों की क्षमता के कारण गो क्याओयू के पास कुछ बुरे विचार हैं। सी मोयान रुका और धीमे स्वर में बोला, क्या? गो क्याओयू ने तुरंत जवाब दिया कि वह अपना परिचय दे रहे थे और मुस्कुराते हुए कहा, आज आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका स्वागत है। सिमा यान का स्वर अभी भी धीमा था। गो क्याओयू को कोई परवाह नहीं थी। सी मोयान एक काली कार के पास आया और धीमे स्वर में बोला, मैं तुम्हें वापस ले जाऊंगा। गो क्याओयू की आंखें चमक उठीं। यह एक अच्छा एहसास था। उसने खुद को और दूसरों को वापस भेज दिया। उसने गु परिवार को भी आंखें खुली रखने और उन्हें फिर से परेशान न करने की हिम्मत करने की इजाज़त दी। कम से कम गु दायोंग सी मोयान के प्रति सम्मानजनक लग रहा है। फिलहाल वह फिर से कोई परेशानी खड़ी करने की हिम्मत नहीं कर रहा है। उसके बाद उन्हें सचमुच पता चल जाता है कि सब कुछ झूठ है। अगर उनका ऐसा कोई भाई न भी हो तो कोई बात नहीं, तब उसे उनसे डरने की ज़रूरत नहीं होगी। बहुत बहुत धन्यवाद, श्री सी। गो क्याओयू ने अशिष्टता से झांक पेईपाई को खींच लिया और उसे कार में बैठा लिया। सी मोयान ने गो क्याओयू और अन्य लोगों को रोंगशू गांव भेजा। बेशक, 4 पहिए 2 पैरों से ज़्यादा तेज होते हैं। हम आधे घंटे से भी कम समय में बरगद गांव पहुंच गए। इस युग में, चाहे कोई भी प्रकार की 4 पहियों वाली कार हो, बहुत दुर्लभ है। अचानक एक कार गांव में आए और गांव के लोग उत्सुकता से उसके पीछे चलने लगे। ये देखकर कि वह गो क्याओयू के घर में प्रवेश कर चुका है, वह दंग रह गया और उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। गो क्याओयू कार से बाहर निकला और झांक पेईपाई और उसने कुनफेंग को नीचे उतरने में मदद की। उन्होंने कार नहीं ली है। उन्हें अभी भी थोड़ा चक्कर आ रहा है। झांक पेईपाई ठीक हैं। बस से उतरते ही उन्होंने एक पेड़ पर उल्टी कर दी। गो क्याओयू ने सी मोयान की ओर अजीब तरह से मुस्कुराते हुए कहा, श्री सी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका स्वागत है। सी मोयान ने ज्यादा कुछ नहीं कहा। उसके बाद वह गाड़ी घुमाकर चला गया। जैसे ही काली कार चली गई, आसपास के लोग पूछताछ करने आ गए। सी मोयान के सामने गो क्याओयू ने बाघ होने का नाटक करने का साहस किया और सभी को छोड़ दिया। वह मेरा भाई है, जनरल मैनेजर। गो क्याओयू के उदार परिचय ने ग्रामीणों की सर्वसम्मति से प्रशंसा का स्वागत किया। क्याओयू, महाप्रबंधक किस तरह का अधिकारी है? जो कोई भी समझ नहीं पाया उसने पूछा। गो क्याओयू के बोलने से पहले ही किसी ने तुरंत ये कह दिया, मुझे पता है, मेरा बेटा शहर में एक उद्यम में काम करता है। हमारे गांव में मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। मैंने अपने बेटे को ये कहते सुना कि कई बड़े उद्यमों में श्रम विभाजन विशेष रूप से स्पष्ट होता है। उच्च पदों पर आसीन लोग देश के लोग होते हैं, जैसे मॉनिटर, टीम लीडर, निदेशक और प्रबंधक। संक्षेप में, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं। महाप्रबंधक भी एक प्रबंधक होता है और आधिकारिक पद भी होते हैं। वैसे भी, मैनेजर कोई छोटा मोटा अधिकारी नहीं है। वह उद्यम में बहुत से लोगों का प्रबंधन कर सकता है। बूढ़े आदमी का बेटा हाई स्कूल से स्नातक था और एक सरकारी कंपनी में काम करता था। उसने अपने बेटे को कुछ कहते सुना, लेकिन वह भी थोड़ा बहुत जानता था और अस्पष्ट रूप से बोल रहा था। पास में खड़े किसी व्यक्ति ने पूछा, बूढ़े यांग, आपका बेटा कौन है, निर्देशक या मैनेजर? बूढ़ा यांग, जो अभी भी उत्साहित था, पूछने पर शर्मा गया, अपनी गर्दन आगे करके बोला, मैंने अभी जो कहा वो अधिकारी हैं। मेरा बेटा सिर्फ 1 साल से इस उद्यम में है। कर्मचारी होना अच्छी बात है। अगले गांव का बड़ा मुखिया भी इस उद्यम में चला गया है। मेरे बेटे ने बताया कि पिछली बार वो इंटर्न था। क्या आपके बेटे ने उद्यम में खाना खाया? बूढ़े आदमी यांग की गर्व भरी गर्दन, बेशक, यह इस बात पर निर्भर नहीं करता कि वह किसका बेटा है। अल्पविराम। बाहर लोग बातें करते रहे। गो क्याओयू झांक पेईपाई और अपने कुनफेंग को घर के अंदर ले गया। उसने एक बार उल्टी की और अब वह काफ़ी बेहतर महसूस कर रहा है। घर में घुसकर पानी पीने के बाद उन्होंने कहा, यह मत बताइए कि अमीर आदमी को भी तकलीफ हुई। कार तेज थी, लेकिन उसे चक्कर आ रहा था और उसका पेट घूम रहा था। गो क्याओयू ने गो दायोंग परिवार को बसाया और वह अच्छे मूड में थी, इसलिए उसने मुस्कुराते हुए कहा, यहाँ सड़क खराब है और गाड़ी भटक रही है। अगर अमीर लोग नहीं आएंगे तो उन्हें कार में उल्टी नहीं होगी, और अगर कार को इसकी आदत है तो उन्हें चक्कर नहीं आएगा। आपको इसकी आदत नहीं है। इसके अलावा, उसने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। झांक पेईपाई की ओर फिर से देखते हुए उसने देखा कि वह सुन्न हो गई थी और कहा, बहन, हम कुछ दिनों के लिए मेरे घर क्यों नहीं चलते? झांक पेईपाई ने अनिच्छा से मुस्कुराकर अपना सिर हिलाया। मैं ठीक हूँ, आपको मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है। उसने आह भरते हुए कहा, बहन, मुझे पता है कि तुम्हारे दिल में स्वाद नहीं है। गु दायोंग कोई चीज़ नहीं है, लेकिन बहन, तुम्हारे पास अभी भी युएं और वानर बच्चे हैं, खासकर युएं। ये वाकई समझदारी की बात है। तुम भविष्य में अपनी दोनों बेटियों की अच्छी देखभाल कर सकती हो।
उनके स्कूल के पैसों की चिंता मत करो, मैं वापस जाकर तुम्हारे लिए कुछ आपातकालीन पैसे ला दूंगा। झांग पेईपाई ने सुना, अपने आंसू पोंछने से खुद को नहीं रोक सका और बार बार सिर हिलाया। सब ठीक है, मुझे पता है, मैं ठीक हो जाऊंगा, चिंता मत करो। गु कियाओयुए ने उसे देखा और मन ही मन आह भरी। उसने रसोई में जाकर पानी उबालने की योजना बनाई। मैं सुबह सुबह बाहर गया और केतली अभी भी खाली थी। जैसे ही वह बाहर गया, उसने गु कियाओवान को अपने दादा दादी, चाचाओं और 2 चाची मामाओं के साथ आते देखा। बहन, तुम वापस आ गईं। जैसे ही गु कियाओवान ने गु कियाओयुए को देखा, वह चिल्लाए और दौड़कर आए। चाचा झांग होशेंग चुपचाप गु कियाओयु के पास गए और पूछा, युए, क्या तुम्हारी माँ ठीक है? गु कियाओयुए ने अपना सिर हिलाया और कहा, मैं अभी रो रही हूँ। दादाजी, चाची और चाचा यहाँ हैं, कृपया मुझे सलाह दें। हम दोपहर को यहाँ आए थे। गु के परिवार का कोई बदमाश यहाँ नहीं है, वरना मुझे गु दायों को मार डालना होगा। झांग होशेंग ने अपनी मुट्ठी भींच ली। उसकी 3 बहनें, सबसे बड़ी और दूसरी बहन उससे 7-8 साल दूर हैं। वह लगभग तीसरी बहन की उम्र का है। वह बचपन से ही साथ खेलता है। जब वह छोटा था तो वह दूसरों को अपनी बहन को परेशान करते नहीं देख पाता था। इस समय भी यही स्थिति है। ये सुनकर वह अपनी दोनों बहनों और बहनोई के पास गया और तीसरी बहन पर अपना गुस्सा निकालने की योजना बनाई। इसलिए वह बूढ़ी गु के घर गया। कुछ अधेड़ बच्चों को छोड़कर बड़ों ने उनमें से किसी को भी नहीं देखा। कुछ देर इंतजार करने के बाद मैं इंतजार नहीं कर सका। मुझे फिर से खाने का ऑर्डर मिल गया, इसलिए मैं वापस खाना खाने चला गया। मैं खाना खाने के बाद जल्दी से वहां पहुंच गया। सभी वयस्क घर में दाखिल हुए। गु कियाओयुए ने गु कियाओवान को पानी उबालने और उबली हुई रोटी बनाने के लिए कहा। जब वे नागरिक मामलों के ब्यूरो पहुंचे तो दोपहर हो चुकी थी। मामला निपटाने के बाद वे गु परिवार से मिले। बाद में वे सी मुयान से मिले। उन्हें खाने का समय नहीं मिला था। मुझे अब भूख लगी है। खाना बनाते समय गु कियाओवान ने गु कियाओयु से पूछा, बहन, क्या मेरी माँ और मेरे पिता सचमुच तलाकशुदा हैं? गु कियाओयुए को पता था कि उसके दिल में कोई स्वाद नहीं है। उसने सिर हिलाया और कहा, ठीक है, उसका बाहर एक बेटा है। गु परिवार के रवैये को देखते हुए वह एक बेटा चाहता होगा। तलाक समय की बात है। पिताजी, ये तो बहुत ज्यादा है, गु कियाओवान ने निर्दयता से कहा। गु कियाओयुए ने आज सिविल अफेयर्स ब्यूरो के दरवाजे पर जो हुआ उसके बारे में बताया। वह गु दायोंग के साथ दोबारा उलझना नहीं चाहती थी, नहीं वह चाहती थी कि गु कियाओवान अपने पिता को भूल जाए, चाहे वो स्वार्थी हो या बेऔलाद। खैर, इस जिंदगी में वो गु दायोंग और उसके परिवार को फिर कभी धमकाने नहीं देगी। गु कियाओवान और भी अधिक क्रोधित हो गया। बहन, तुम सही कह रही हो, जल्दी चले जाना अच्छा है। उसे उन लोगों ने पीटा जो उसके परिवार की देखभाल करते थे। मैं उसे फिर कभी पिता के रूप में नहीं पहचान पाऊंगा। दोनों बहनें बात कर रही थी, तभी उन्हें बाहर से शोर सुनाई दिया। झांग होशेंग ने अपनी आस्तीनें चढ़ाईं और चिल्लाते हुए बाहर भागा कि वह अपने पुराने परिवार को पीटने वाला है। उसकी दोनों मौसियों ने आवेग में आकर उसे बाहर खींच लिया। चाचा, अगर आप सचमुच लड़ना चाहते हैं तो आपको तब तक इंतजार करना होगा जब तक कोई वापस ना आ जाए। गु कियाओयुए रसोई के दरवाजे पर खड़ा होकर चिल्लाया। वह अपने चाचा की प्रतिक्रिया से बहुत संतुष्ट थी। उसे इस बात से कोई परेशानी नहीं थी कि वे गु दायों के परिवार से लड़ने जा रहे थे। मैं बिना देखे नहीं जा सकता, मुझे उन्हें दिखाना है। उसकी माँ का भी एक बैक स्टेज है, हर कोई धमका नहीं सकता। झांग होशिंग, जो उन दोनों को पकड़ नहीं सका, अचानक मुरझा गया। जब वे वापस आएंगे तो मुझे गु दायों को मारना होगा। वह इतना क्रोधित था कि उसने अपनी बहन को परेशान किया और लोगों को पीटने के लिए काउंटी में चला गया। यदि वह उन्हें देखने के लिए कोई रंग नहीं देता तो वह उसे निगल नहीं सकता। झांग पेईपाई अब मान गया था। गु कियाओयुए ने खीरा मिलाकर टमाटर और अंडे का सूप बनाया। वे गु कियाओवान के साथ उसे हॉल में ले आए और लोगों का खाने पर स्वागत किया। झांग होशिंग और अन्य लोगों ने अभी अभी खाना खाया था, इसलिए उन्होंने झांग पेईपाई से जल्दी से खाना खाने के लिए कहा। खाने और थोड़ी देर बात करने के बाद गु दायोंग का परिवार 2 घंटे से अधिक समय तक इंतजार करने के बाद वापस आ गया। जब झांग होशिंग ने गु दायोंग को वापस आते सुना तो उसने फावड़ा उठाया और बाहर चला गया। दोनों चाचाओं ने भी ऐसा ही किया, झाड़ू और कुदाल लेकर। 2 चाची भी पीछे पीछे आईं। दादी पीछे से चिल्लाईं, चूंकि वे तलाकशुदा हैं तो उन्हें सबक सिखाओ, उन्हें मत मारो। गु कियाओयुए पीछे से लगभग हंस पड़ा। यह अभी भी दादी है। झांग पेईपाई कमरे में चिंतित था। माँ, आप वास्तव में कैसे लड़ सकती हैं? अगर आप चली गईं तो आप कैसे? वु होंगलियन ने आह भरते हुए कहा, तुम्हारा बच्चा समझ नहीं रहा है। तुम्हारे भाई और तुम्हारी बहन के देवर तुम्हारे लिए अपना गुस्सा निकालना चाहते हैं, वरना बूढ़ा परिवार तुम्हें भविष्य में परेशान नहीं कर पाएगा। उन्हें बताना होगा कि तुम्हारे पीछे कोई है।
दादाजी झांग जिंकी खड़े हुए और अपनी पीठ पर हाथ रखकर बाहर चले गए। मैं इस पर नजर रखूंगा और उसे किसी को मारने नहीं दूंगा। गु कियाओयुए और गु कियाओवान ऐसी किसी भी चीज के लिए उपस्थित नहीं हो सकते। हालांकि झांग पेइपाई और गु दयान का तलाक हो गया है, लेकिन अंतिम विश्लेषण में वे अभी भी गु कियाओयु और गु कियाओवान के पिता हैं। वे संतानोचित नहीं हो सकते, लेकिन लोगों को बाहर निकालना और पीटना अनुचित है। जल्द ही बाहर हलचल होने लगी। मिसेस गु की आवाज सबसे तेज थी। उन्होंने चीखते हुए किसी को फाड़ डाला। दोनों पक्ष एक साथ लड़े और यहां तक कि गु कियाओयु की दो चाची और बॉक्स बेटे ने भी शुरुआत की। आज सिविल अफेयर्स ब्यूरो के दरवाजे पर गु परिवार से हार का सामना करना पड़ा। अब उसने गु परिवार की दोनों बहुओं को लड़ने से रोक दिया। हर कोई गुस्से में था, खासकर जब वे कियाओयु के घर की देखभाल करना चाहते थे। थोड़ी देर के लिए दादाजी झांग जिंकी सही समय पर प्रकट हुए और जोर से चिल्लाए, लड़ाई बंद करो। ये धीरे धीरे बंद हो गया। झांग जिंकी ने अपने हाथ आगे बढ़ाए और गु दायोंग की ओर देखा। गु दायोंग झांग जिंकी से डरता था। वह इतने सालों से नहीं बदला था। पिछले जन्म में छुरा घोंपने के बाद वह जल्दी में चला गया था क्योंकि उसे झांग जिंकी की मुसीबत का डर था। इस समय उसे अपने हाथ पीछे किए देखकर वह जल्दी से धीमी आवाज में चिल्लाया, पापा, मुझे पापा मत कहो, मैं तुम्हारे दामाद जितना अच्छा नहीं हूं। झांग जिंकी ने गुस्से से दहाड़ते हुए कहा, गु दायोंग, चूंकि तुम मेरी बेटी को नहीं चाहते तो पुल और सड़क पर वापस चले जाओ। तुम्हें कहाँ जाना चाहिए? तुम्हें मेरी दोनों पोतियां नहीं चाहिए। बेहतर होगा कि तुम भविष्य में उनके सामने न आओ, वरना मेरा लाओ झांग परिवार शाकाहारी नहीं है। ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि लाओ झांग का परिवार शिलिंग गांव में एक दबंग परिवार है। झांग जिंकी के पूर्वज जमींदार थे और उनके पूर्वज दूरदर्शी थे। उन्होंने पार्टी को जल्दी पहचान लिया, अपनी पारिवारिक संपत्ति पार्टी को दान कर दी और परिवार के लिए खाने की जगह छोड़ दी। झांग जिंकी के दो भाई युद्ध में मारे गए, जिससे झांग जिंकी अकेले रह गए। बाद में जब वे प्रोडक्शन टीम में शामिल हुए तो वे प्रोडक्शन टीम के अकाउंटेंट बन गए। बाद में जमींदारों की आलोचना की गई और पूर्व जमींदारों को पदभार सौंप दिया गया, लेकिन झांग जिंकी उत्पादन टीम में ऊपर उठ गए। ये कहा जा सकता है कि भोजन और कपड़ों की कमी के उस युग में भी झांग पेइपाई की बहनों और भाइयों का जीवन दूसरों की तुलना में बेहतर था। यदि गु दायोंग ने अपने मृत पिता की कक्षा नहीं संभाली होती और अच्छी संभावनाओं वाला एक कार्यकर्ता होता तो वह झांग जिया की शर्त पर अपनी बेटी का विवाह उससे नहीं करता। झांग जिंकी ने ऐसा कहा और अपने बेटे, बेटी और दामाद के साथ वापस चले गए। जैसे ही वह घर में दाखिल हुई, गु कियाओयु झांग जिंकी से अपना अंगूठा खोने से खुद को नहीं रोक सकी। झांग जिंकी ने उसे घूरते हुए मुस्कुराते हुए कहा, तुम लड़की, तुम बहुत अजीब हो। तुम्हें भविष्य में अपनी माँ का अच्छे से ख्याल रखना होगा। तुमने सुना कि दादाजी ने अभी क्या कहा? गु दायोंग अच्छी बात नहीं है। अब उसका एक बेटा बाहर है। बूढ़ा गु परिवार सिर्फ उसके बेटे को पहचानता है, उसकी बेटी को नहीं। तुम्हें गु दायोंग के साथ नुकसान उठाना पड़ेगा, इसलिए बेहतर होगा कि तुम साफ सुथरे रहो और उनके परिवार को तुम्हें परेशान करने से बचाओ। झांग जिंकी बछड़े की रक्षा करता है। गु कियाओयुए ने अपने पिछले जन्म में ये देखा था। उस समय झांग जिंकी पुराने गु परिवार में नहीं आया था, लेकिन उस समय गु कियाओयु को समझ नहीं आया। उसे हमेशा लगता था कि उसकी कोई माँ नहीं है और उसके पिता और दादी उस पर निर्भर हैं, इसलिए उसने उसकी बात नहीं मानी। अब जरा सोचो, अगर मैंने दादाजी की बात मान ली होती और अपनी बहन को दादाजी के घर ले गया होता तो शायद मेरी बहन का एक्सीडेंट न होता। ठीक है दादाजी, मैं आपकी बात सुनता हूँ। गु कियाओयुए ने खट्टी नाक से भारी सिर हिलाया। इस जीवन में वह अंधी नहीं रहेगी और यह नहीं पहचान सकेगी कि उसके रिश्तेदार कौन हैं। झांग जिंकी अपने बेटे, बेटी और दामाद के साथ वू होंगलियान, हे कुनफेंग और जियो झांग शुओ को झांग पेइपे के साथ जाने के लिए गु कियाओयु के घर पर छोड़कर चले गए। जब ऐसी घटना घटती है तो कई लोगों का मूड खराब हो जाता है। थोड़ी देर इधर उधर की बातें करने के बाद वू होंगलियन ने झांग पेइपाई से पूछा कि भविष्य में क्या करना है। गु कियाओयुए ने कहा, दादी, चचेरी बहन, माँ, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। क्या चल रहा है? गु कियाओयुए इतना गंभीर है कि वू होंगलियन भी प्रतिष्ठित है। गु दायोंग अच्छा इंसान नहीं है, लेकिन दोनों पोतियां अच्छी हैं और उनका दिल अपनी बेटी के लिए है। यह अच्छी बात है। कम से कम भविष्य में कोई तो उनकी बेटी को चोट पहुंचाएगा। मैं गर्मी की छुट्टियों का फायदा उठाकर काउंटी शहर में चावल बेचना चाहता हूं। मैंने यह उस दिन देखा जब मैं काउंटी शहर में अंडे बेचने गया था। दोपहर के समय मैं 2 उबले हुए बंस लाया। दोपहर के समय मौसम न तो गर्म था और न ही सख्त। मैंने सोचा कि हम चावल पकाकर काउंटी शहर में बेच सकते हैं। गु कियाओयुए ने अपना विचार फिर से कहा। झांग पेइपाई भी विचलित थे और उन्होंने कहा, हम क्या बेचेंगे? उस दिन उसने भी यही हाल देखा था। बाजार में बहुत से लोग थे, लेकिन कोई खाने पीने का सामान बेचने वाला नहीं था।
दरअसल अब लोगों के पास खाने के लिए पर्याप्त खाना नहीं है, तो स्वाभाविक रूप से वे बेचेंगे नहीं। और यद्यपि पास में 3 कारखाने हैं, उन सभी में कैंटीन है और वे शायद वहां खाने के लिए नहीं जाते। गु कियाओयू ने कहा, हम उबले हुए बन और ठंडी खालें बेचते हैं। अभी गर्मी है, कई लोग खाने के लिए ठंडी खालें बेचते हैं। वे सब्जियां भी हो सकती हैं। अगर हम घर पर उबले हुए बन लाते हैं तो हम ठंडी खालों के साथ खा सकते हैं। हम रुगामों को भी अपने साथ ले जा सकते हैं। जो लोग काउंटी और शहर में चीज़ें खरीदते थे उन्हें इसे खरीदना चाहिए। गु कियाओयू के शब्दों ने वू होंगलियन, झांग पेईपाई और हे कुनफेंग को सोचने पर मजबूर कर दिया। गु कियाओयू ने कहा, उस समय बॉक्स हमारे साथ साझा करेंगे और एक साथ पैसा कमाएंगे। नहीं नहीं, तुम्हारी माँ के लिए जीना आसान नहीं है, इसलिए मैं इसमें शामिल नहीं होऊंगा। उसने जल्दी से अपना सिर हिलाया, कुछ सोचा और कहा, ठीक है, अगर तुम सच में ऐसा करना चाहते हो तो मेरा एक साला है जो मीट जॉइंट फैक्ट्री में काम करता है। मैं उससे पूछूंगा कि क्या मुझे रोजाना आंतरिक मूल्य पर कुछ मीट मिल सकता है। गु कियाओयू ने सिर हिलाया, सबसे पहले धन्यवाद। धन्यवाद, वे सब एक परिवार हैं। मेरी बहन का जीवन अच्छा है। मैं होशिंग और अपने माता पिता के साथ निश्चिंत रह सकती हूँ। वू होंगलियन ने कहा, हाँ, हालांकि सट्टा लगाना अच्छा नहीं है, लेकिन आपकी स्थिति विशेष है। इससे जीविकोपार्जन भी अच्छा है। इसके अलावा आपने पिछले 2 वर्षों में सट्टेबाजी पर ध्यान नहीं दिया। वो होंगलियान झांग जिंकी का अनुसरण कर सकती हैं। वह एक अच्छे परिवार से थीं। उन्होंने पढ़ाई की है और एक ऐसी महिला है जो पार्टी का दृढ़ता से पालन करती हैं। पहले तो अटकलें लगाना बेशर्मी थी, लेकिन अब पहले के उलट मेरी बेटी का तलाक हो गया है और 2 पोतियों को स्कूल जाना पड़ता है। कोई तो होगा जो पैसे कमाए। उसकी बेटी का स्वभाव बहुत उग्र है, ये बात वह भी जानती है। कम समय के लिए अपनी माँ के परिवार पर निर्भर रहना ठीक है। अगर समय बीत जाता है तो उसकी बेटी के दिल में जरूर कोई रुकावट होगी। पूरे परिवार ने इसका समर्थन किया और झांग पेईपाई ने भी बिना ज्यादा सोचे सहमति दे दी। गु कियाओयू ने राहत की सांस ली। व्यस्त रहना अच्छा है। पैसा कमाने से झांग पेईपाई का ध्यान भी बन सकता है। अब उसे गु दायोंग और अपने पुराने परिवार की याद नहीं आती। अगले दिन गु दायोंग चला गया और बूढ़े गु परिवार में किसी ने भी यहाँ परेशानी पैदा करने की हिम्मत नहीं की। वह अपनी बहन के घर गया और वापस आकर कहा कि वह अपने सहकर्मियों से संपर्क करके रोजाना 5 किलो मांस पाने का कोई रास्ता ढूंढ सकता है जो बाजार से 1 पैसा सस्ता है। उन्होंने कुनफेंग ने स्पष्ट रूप से कहा, बाजार में उनके कर्मचारियों की आंतरिक कीमत 1 युआन और 75 सेंट है। उन्होंने कहा कि वे आपको 1 युआन और 8 सेंट देंगे। यदि आप सफल हो जाते हैं तो आप भविष्य में अपने सहकर्मियों के साथ और अधिक के बारे में चर्चा कर सकते हैं। गु कियाओयू को लगता है कि कीमत उचित है। शुरुआत में एक दिन में 5 किलो मांस लगभग पर्याप्त होना चाहिए। झांग पेईपाई पैनकेक बना सकती थी। इसे सिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। लियांग पी वू होंगलियन बचपन में अक्सर पैनकेक खाती थी, इसलिए उसने उन्हें ये सिखाया। हालांकि गु कियाओयू ने झांग पेईपाई की मृत्यु के बाद उन सभी को सीखा और उन्हें वू होंगलियन द्वारा सिखाया गया था, इसलिए वे दिखाई नहीं दिए। 2 दिन बाद मैं सुबह 2-3 बजे उठकर काम में जुट गया। मैंने 100 केक बनाए, लगभग 30 ठंडी खालें तैयार की और तले हुए कटे आलू, शिमला मिर्च, मूली, पत्ता गोभी और मसालेदार मांस लेकर बाहर गया। पहले दिन वू होंगलियन चिंतित थे और उन्होंने झांग होशिंग को उनके पीछे चलने के लिए कहा। झांग होशिंग ने बाइक को धक्का दिया। उसने वह सब कुछ उठाया जो वह उठा सकता था और जो कुछ वह नहीं उठा सका उसे बाइक पर रख दिया। भोर होते ही लगभग 10 बज चुके थे जब हम काउंटी शहर पहुंचे। हम सफाई और स्टॉल लगाने में व्यस्त थे। जब गु कियाओयू का परिवार व्यस्त था तो किनारे पर स्थित स्टॉल ने उत्सुकता से पूछा, लड़की, तुम क्या बेच रही हो? गु कियाओयू ने अपने पिछले जन्म में कम दुकानें नहीं लगाई थीं। वह इससे परिचित था। उसने मुंह खोला और कहा, जब ठंडी खाल वाले मीट बन और सब्जी बन बिक जाएं, तो चाचा आकर एक कटोरी ठंडी खाल खा लेना, और यह उबली हुई रोटी के साथ बहुत स्वादिष्ट लगती है। ये कितने का है? ये महंगा नहीं है। कोल्ड स्किन 50 सेंट प्रति कटोरी है, वेजिटेबल बन 30 सेंट का है और रूगामो 60 सेंट का है। हमारे परिवार का मोम की चटनी वाला रूगामो असली है। जिन लोगों ने पूछा उन्होंने अपना सिर हिलाया और चले गए। वे अपने अंडे और सब्जियां बेचने आए थे। वे रोजाना कुछ युआन कमाते थे और खाने के लिए कई सेंट खर्च करते थे। वे हार मानने को तैयार नहीं थे। गु कियाओयू को कोई जल्दी नहीं थी। उसने अपना सामान व्यवस्थित किया, एक कटोरी ठंडी त्वचा मिलाई, एक रूगामो डाला और चिल्लाने लगा, ठंडी त्वचा वाला मांस का बन और सब्जी का बन। झांग होशिंग ने उसे देखा और मुस्कुराया। उसने झांग पेईपाई को अपने पास लिया और कहा, बहन, युए एर बहुत अच्छी लड़की है। वह चिल्लाए। गु कियाओवान ने कियाओयू को देखा और 2 आवाजें चिल्लाना चाहा, लेकिन सामने खड़े होने पर उसे शर्मिंदगी महसूस हुई।
वह एक शब्द भी नहीं बोल सका और जल्दी से पीछे की ओर चला गया। अब मुझे यह मानना पड़ेगा कि गो कियाओयुए सचमुच बहुत शक्तिशाली है। इस समय काउंटी और शहर के निवासी भी सब्जियां खरीदने आए, जिनमें से कुछ के साथ उनके बच्चे भी थे। जब बच्चा गो कियाओयुए के स्टॉल पर पहुंचा तो वह हिल नहीं सका। उसने रुगामो की ओर इशारा किया और उसे खाने पर जोर दिया। वयस्क के पास पूछने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, आप रुगामो कैसे बेचते हैं? चाची, हमारे व्यापार के पहले दिन रूजियामो और लियांगपी 50 सेंट के हैं और कैजियामो 30 सेंट का है। अगर हम तीनों खरीद लें तो हम आपको एक अतिरिक्त कैजियामो देंगे। वह आदमी एक पल के लिए हिचकिचाया और एक सब्जी वाली स्टीम्ड बन खरीदना चाहता था, लेकिन इन दिनों चाहे ग्रामीण लोग हों या शहरी, उनके पेट में ज़्यादा तेल और पानी नहीं होता है। बच्चा मांस के लिए लालची था और वयस्क उसे रोक नहीं सका, इसलिए उसने एक रुगामो खरीद लिया। गो कियाओयुए को 50 सेंट मिले। व्यवसाय खोलने के बाद लोग एक के बाद एक उसे खरीदने आते थे। चाहे कोई भी आए, गो कियाओयुए एक जैसा ही था। लेकिन मैंने तीनों खरीदे, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। जो व्यक्ति पूछने आया था वह हिचकिचाया और वापस लौट गया। लड़की, क्या तुम सचमुच तीनों प्रकार के स्टीम्ड बन खरीदना चाहती हो? चाचा, हाँ चाचा, आप इसे 30 सेंट सस्ता क्यों नहीं कर देते? गो कियाओयु ने मुस्कुराते हुए कहा कि सब्जियों के साथ स्टीम्ड बन भेजना 30 सेंट सस्ता नहीं है। इस समय हर तरह के लोग होते हैं, लेकिन ग्रामीण इलाकों में ज़्यादातर खाना अलग अलग तरह के नूडल्स ही होते हैं। अब तो रेडीमेड सफ़ेद नूडल्स भी मिलते हैं और मोम के रस और मांस की महक सीधे नाक में उतर जाती है। ठंडी त्वचा लाल होती है और देखते ही लार टपकने लगती है। उनके करीबी लोग चीज़ें खरीदने और पैसा कमाने से खुद को नहीं रोक पाते। आदमी ने एक पल सोचा, दांत काटे और बोला, 1 मिनट रुको, मैं देखता हूं कि इसे कौन खरीदना चाहता है। चलो इसे साथ मिलकर खरीदते हैं। गु कियाओयुए मुस्कुराए और सिर हिलाया। इसे ही तो वह ध्यान कहती है। एक परिवार के लिए तीनों चीज़ें खरीद पाना नामुमकिन है, लेकिन देहात में चीज़ें बेचने आने वाले ये लोग अलग हैं। ये पैसे कमाते हैं और उन्हें अपने हाथों में थामे रहते हैं। ये खाना चाहते हैं, खर्च नहीं करना चाहते। लेकिन यदि कोई सौदा हो भी तो जरूरी नहीं है। उस आदमी ने पड़ोस के कई लोगों से सलाह ली, पैसे इकट्ठा किए और वहां आ गया। बेटी, तीनों बेच दो, और मांस और व्यंजन और ज्यादा मिर्च डालो। लाओ चेन उबली हुई रोटी का इंतजार कर रहा है। ठीक है, गु कियाओयुए ने जवाब दिया और झांक पेपाई ठंडी खाले मिलाने में व्यस्त था। गु कियाओवान ने उबली हुई सब्जियां बनाई और गु कियाओयुए ने बेकन काटकर और उबले हुए मांस के साथ सैंडविच बनाया। चाचा, 1 युआन और 30 सेंट। चाचा ने तुरंत पैसे चुका दिए और उसे कई साझेदारों के साथ बांट लिया। बेकन की महक और ठंडी त्वचा का चमकीला लाल रंग देखकर दूसरों के मुंह में पानी आ जाता है। उनके हाथों में विविध आटे की उबली हुई रोटी निगलना और भी मुश्किल होता जा रहा है। जल्द ही एक के बाद एक कई बैच आ गए। सब एक साथ खरीद लिए गए। जल्द ही गु कियाओयुए का स्टॉल घेर लिया गया। बूथ कैंटीन के प्रवेश द्वार से ज्यादा दूर नहीं है। कैंटीन में खाना खाने वाले कई लोग बाहर का नज़ारा देखकर सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर इन लोगों को घेरे हुए क्या है। रात के खाने के बाद गु कियाओयुए इसे लाया और लगभग बेच दिया। कृषि मशीनरी कारखानों में कुछ तकनीशियनों को ओवरटाइम काम करना पड़ता है। ओवरटाइम काम करने के बाद कैंटीन का खाना ठंडा हो जाता है। वे 2 निवाले के बाद खाना नहीं चाहते। ये कुशल कारीगर आम लोगों से अलग थे। उस समय उनके लिए एक बहुत ही विदेशी शब्द था, लोहे का चावल का कटोरा, और ये कुशल कारीगर लोहे के चावल के कटोरों के बीच लोहे के चावल के कटोरे थे। जब साधारण श्रमिक 50 या 60 युआन कमाते हैं तो वे 100 या 200 युआन से अधिक तक पहुंच सकते हैं। उस दिन तकनीशियन लाओ लियांग ने कैंटीन में ठंडा खाना और ठंडे व्यंजन खाए। वह आधी सुबह से थका हुआ था और ठीक से खा नहीं पा रहा था। उसका मूड खराब था। जब वह बाहर गया तो उसने दरवाजे के पास ही एक स्टॉल पर लाल ठंडी चमड़ी का कटोरा देखा और उसकी भूख तुरंत जाग उठी। लड़की, मुझे ये नूडल्स का एक कटोरा दे दो। गु कियाओयुए ने उसे बहुत देर से देखा था। उसे सीधे अपनी ओर आते देख वह समझ गया कि काम आने वाला है। फिर वह खुशी से मुस्कुराया। चाचा, ये ठंडी त्वचा है। गर्मियों में इसे खाना सबसे आरामदायक होता है। ठंडी त्वचा, मैं इसे आजमाऊंगा। जब गु कियाओयु ने बात की तो झांक पेपाई ठंडी त्वचा मिला रहे थे। गु कियाओयुए ने फिर कहा, चाचा, हमारे व्यापार के पहले दिन रूजियामो और लियांगपी प्रत्येक 50 सेंट के हैं और कैजियामो प्रत्येक 30 सेंट का है। अगर हम तीनों खरीद लेते हैं तो हम आपको एक अतिरिक्त कैजियामो देंगे। हे, लड़की ने क्या कहा, मैं खाने के तुरंत बाद इतना नहीं खा सकता। लाओ लियांग को लगा कि गु कियाओयुए का मुंह मीठा था और वह अपने चाचा के रोने से सहज था। गु कियाओयुए को इसकी परवाह नहीं थी। चाचा, आप अकेले नहीं खा सकते। कृपया अपने सहकर्मियों को खाने पर बुलाएं। चाचा, आप एक बड़े आदमी हैं। आपके पास लोहे का चावल का कटोरा है
आपके सभी दोस्तों के पास लोहे का चावल का कटोरा है, आपको इसकी परवाह नहीं है कि यह 1.5 सेंट अच्छा नहीं है। जैसे उन्होंने ओवरटाइम काम करने के बाद अच्छा खाना नहीं खाया, वैसे ही जब उनका पेट भर जाता है तो उन्हें आपकी अच्छाई याद नहीं रहती। तुम्हारी बात तो बहुत मीठी है। लाओ लियांग को खाने के पैसों की कोई परवाह नहीं थी। उसने ये भी सोचा कि लाओ गांव तो और फैक्ट्री डायरेक्टर हु ने उसके बाहर आने पर खाना नहीं खाया था। अगर वह खाना खरीद कर उन्हें साथ खाने के लिए कहे तो वह सचमुच उनसे संपर्क कर लेगा। ठीक है, मैं 2 लूंगी, बस मुझे 2 स्टीम्ड बन दे दो। वह झांग पेईपाई की ओर देखकर खुशी से मुस्कुराया। बड़ी बहन, आप भाग्यशाली हैं। आपकी बेटी का मुंह बहुत शक्तिशाली है। आपको भविष्य में बहुत पैसा कमाना चाहिए। अपनी बेटी की प्रशंसा पाकर झांग पेईपाई ने भी हाल के दिनों में अपनी कुछ उदासी दूर की और मुस्कुराते हुए बात की। तो फिर मेरे भाई की अच्छी बातें स्वीकार करो। गु कियाओयुए ने देखा कि उसने बहुत सारा बेकन खरीद लिया है और अब बस आखिरी 2 बचे हैं। अभी भी बहुत सारा बेकन बचा है, तो उसने कहा, चाचा, मुझे माफ़ करना कि आपने मेरी इतनी तारीफ की। इस तरह मैं 2 सब्जियों वाले स्टीम्ड बंस की जगह मीट ले लूँगा। हमारे मीट स्टीम्ड बंस मूंग की चटनी के साथ मीट से बने होते हैं। अगर चाचा अच्छा खाते हैं तो मैं आपके साथ काम करने वालों से भी इस बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए मिलवा दूंगा। लाओ लियांग स्वाभाविक रूप से खुश है। 2 ठंडी खालें, 2 सब्जी वाले उबले हुए बंस और 4 मांस वाले उबले हुए बंस कुल मिलाकर 2 युआन और 6 युआन में एकत्र किए गए। लाओ लियांग बहुत सारी चीजें लेकर चला गया और गु कियाओयु द्वारा लाए गए उबले हुए बंस और ठंडी खालें बिक गईं। परिवार को राहत मिली। अभी पूरा परिवार व्यस्त था और बातों पर ध्यान नहीं दे रहा था। अब सारा सामान बिक चुका है। मुझे लगता है कि यह यात्रा आश्चर्यजनक रूप से सुचारू रही। मैंने सोचा था कि इतना कुछ बिक नहीं सकता, लेकिन सब बिक गया। झांग पेपापाई ने अकल्पनीय रूप से कहा। सुबह उसने 100 केक और 30 ठंडी खालें बनाईं। जब वह बाहर गई तो उसे चिंता थी कि वह सब बेच नहीं पाएगी। आखिरकार, आजकल लोगों के पास ज़्यादा पैसा नहीं है और बहुत कम लोग भोजन पर पैसा खर्च करने को तैयार हैं। लेकिन मील पॉइंट के ठीक बाद ही सब कुछ बिक गया। ये वाकई अप्रत्याशित था। बेटी, क्या तुम्हारी त्वचा अभी भी ठंडी है? मैं चाची के लिए एक ले लूंगी। बस बात करते हुए वहां अंडे बेचने वाली चाची आ गईं। गु कियाओयुए ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया। चाची, आज का टिकट बिक चुका है। ये बिक चुका है, इसे भूल जाओ। मैं रात के खाने के लिए एक खरीदना चाहता हूँ। इसे भूल जाओ। चाची ने सिर हिलाया और चली गईं। वह अपने हाथ में रखे पैसे देने को तैयार नहीं थीं और अपने पोते के लिए कोई व्यंजन बनाने के लिए उन्हें वापस खरीदना चाहती थीं। थोड़ी देर हिचकिचाने के बाद वह पूरी तरह से तैयार हो गईं। उसने ऐसा नहीं सोचा था। उसने तो बस 50 सेंट बचाए थे। गु कियाओवान खुश थी। सब कुछ खरीदने के बाद किसी ने पूछा, यह इशारा करते हुए कि उसके परिवार का कारोबार अच्छा चल रहा है। उसने कहा, माँ, कल और भी कुछ करेंगे। झांग पेईपाई ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। स्टॉल साफ करने के बाद परिवार ने कुछ नहीं खाया, इसलिए वे काउंटी में चले गए और एक नूडल स्टॉल ढूंढकर एक कटोरा नूडल्स खाया। 7 सेंट प्रति कटोरा बिग बोन सूप नूडल्स, जिसे 4 बाउल्स कहा जाता है। कई लोग सुबह होने से पहले ही घर से निकल गए और अभी तक कुछ नहीं खाया। शुरुआत में उन्हें लगा कि जो लोग खाना नहीं बेच पा रहे हैं वे उसी से काम चला लेंगे। नतीजा ये हुआ कि उन्होंने सब कुछ बेच दिया और बेचने लायक भी नहीं बचा। पैसे बेचने के बाद पूरा परिवार खुश था। झांग होशिंग ने खुशी खुशी नूडल्स खाए। बहन, यह मत कहो कि यूं सचमुच बहुत ताकतवर है। वह उन लोगों से ज्यादा रोती है जो अक्सर व्यापार करते हैं। मुझे चिल्लाने में शर्म आती है। झांग पेईपाई मुस्कुराया और बार बार सिर हिलाया, गु कियाओयु की दयालुता भरी आंखों को देखते हुए। गु कियाओवान ने चुपचाप हिसाब लगाया कि उसने कितना कमाया है। वह काफी देर तक चुप रही। नूडल्स खाने के बाद वह सावधानी से गु कियाओयु के पास गई और बोली, बड़ी बहन, क्या हम प्रतिदिन 45 युआन कमाते थे? वह गणित में अच्छी है, लेकिन इतना पैसा होने के बावजूद वह निश्चित है। गु कियाओयुए ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया, लगभग। गु कियाओवान ने घूर कर कहा, 45 शहर के लोगों के एक महीने के वेतन के बराबर, तो वे अमीर हैं। 45 या 10 दिन एक दिन में 405 होते हैं। क्या आप एक महीने में एक टीवी खरीद सकते हैं? अचानक गु कियाओवान को लगा कि कटोरे में रखे बड़े हड्डी वाले नूडल्स का स्वाद नहीं आ रहा। चौंकने के अलावा वह अभी भी सदमे में थी। झांग पेईपाई और अन्य लोग ज्यादा देर तक शांत नहीं रह सकते। उन्हें पहले ही अंदाजा हो गया है कि उन्होंने आज कितना पैसा कमाया। उस पल जब हम खाना खा रहे थे, हम बहुत देर तक अवाक रह गए। मुझे बस अद्भुत सा महसूस हो रहा था। मैंने खाया और भुगतान किया। परिवार वापस चला गया। 2 कदम चलने के बाद एक काली कार गुजरी। कार में बैठे लोगों ने एक नज़र में गु कियाओयुए को देखा। मोयान, रुको रुको। यात्री सीट पर बैठे हे जिनचेन ने जैसे ही गु कियाओयु को देखा, चिल्लाया,
सी मोयान ने कार रोक दी। हे जिनचैन उतर जाता है और गु कियाओयू के पास जाता है। लड़की, क्या तुम्हें मैं याद हूँ? गु कियाओयू ने हे जिनचैन को देखा जो अचानक बाहर आ गया। उसकी नज़र सी मोयान पर पड़ी जो पीछे से आ रहा था, और उसने मुस्कुराते हुए कहा, चाचा। महाप्रबंधक। महाप्रबंधक। हे जिनचैन दंग रह गया। उसने अपने पीछे सी मोयान को देखा, मुस्कुराया और पूछा, लड़की, क्या तुम उसे जानती हो? गु कियाओयू मुस्कुराए, हम उस दिन नागरिक मामलों के ब्यूरो के दरवाजे पर मिले थे। उन्होंने हमारे लिए घेराबंदी का समाधान निकाला। हे जिनचैन ने सी मोयान को आंख मारी। सी मोयान गंभीर था और उसने उसकी तरफ देखा तक नहीं। हे जिनचैन को इसकी परवाह नहीं थी। उसने मुस्कुराते हुए गु कियाओयू से कहा, बेटी, जब तुम फ्री हो तो हमारे घर खाना खाने आ जाना। उस दिन जो हुआ उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। गु कियाओयू ने सोचा, ऐसा लगता है कि बोतल सच होने की पुष्टि हो गई है। खैर, खाने की बात तो छोड़ ही दीजिए। उस वक्त तो उसने बस कुछ ही शब्द कहे थे। अगर हम सच में खाना चाहते हैं तो हमारी दोस्ती टूट जाएगी। आगे क्या होगा, कहना मुश्किल है। गु कियाओयू ने मुस्कुराते हुए कहा, चाचा, देखिए, मैंने अभी अभी अपने परिवार के साथ एक स्टॉल लगाया है और नहीं गया। इसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं किया। बोतल सच्ची थी। चाचा भाग्यशाली थे कि उन्होंने इसे खरीदा। हे जिनचैन को गु कियाओयू और भी ज्यादा पसंद है। वह बुरा नहीं है, लेकिन शांत है और बिना किसी अहंकार और अधीरता के बोलता है। सबसे खास बात यह है कि वह श्रेय नहीं लेता। इतनी कम उम्र में कुछ भी न कर पाना सचमुच दुर्लभ बात है। तुम लड़की और अंकल बहुत विनम्र हो। ठीक है, चूंकि तुम आज व्यस्त हो तो अगली बार करते हैं। वैसे, लड़की, अंकल तुम्हारा नाम नहीं जानते। चाचा, मेरा नाम गु कियाओयू है। गु कियाओयू ने उदारता से कहा। हा, गु कियाओयू, अच्छा नाम अंकल। मेरा अंतिम नाम ही है। कियाओयू के नाम पर मुझे अंकल ही कहिए। चाचा वाह, गु कियाओयू मुस्कुराते हुए चिल्लाया। हे जिनचैन और सी मोयान को कुछ काम था। उन्होंने गु कियाओयू से कुछ बातें कहीं और चले गए। जाने से पहले सी मोयान ने गु कियाओयू की ओर देखा। गु कियाओयू को ज्यादा परवाह नहीं थी। झांग पेईपाई ने पूछा, कियाओयू, वह बूढ़ा आदमी कौन है? गु कियाओयू ने बताया कि उस दिन क्या हुआ था, लेकिन उसने यह नहीं बताया कि उसे बोतल की बात सच लगती है। उसने बस इतना कहा कि उसने देखा कि उस बूढ़े आदमी का पोता बीमार है और वह पैसे उड़ाता रहता है। उसने उन्हें व्यापार में लगाने की कोशिश की। मुझे उम्मीद नहीं थी कि बोतल सच होगी। जब गु कियाओयू ने यह कहा तो उसने आह भरी और अविश्वसनीय लग रहा था। झांग पेईपाई ने फिर पूछा, श्री सी और श्री लाओ भी एक दूसरे को जानते हैं? गु कियाओयू ने धीमे स्वर में कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि उन्हें पता चलेगा। झांग पेईपाई ने भौहें चढ़ाईं और गु कियाओयू को अस्वीकृति से देखा। कियाओयू, अगली बार तुम इतनी लापरवाह नहीं हो सकती। इस बार तुम भाग्यशाली हो। बोतल बिल्कुल सच्ची है। अगर झूठी निकली तो लोग तुम्हें दोष नहीं दे सकते। कंपनी ने हमें बचा लिया है। झांग होशेंग को पता था कि उस दिन उन्हें सी उपनाम वाले एक जनरल मैनेजर ने बचाया था। अब उनकी बातचीत सुनकर उसे ये भी पता था कि उस युवक ने बस सिर हिलाकर कहा था, हाँ, अगली बार हम ऐसा नहीं कर सकते। हम इतने भाग्यशाली नहीं हैं। और फिर, आप कैसे यकीन कर सकते हैं कि घर में सचमुच कुछ गड़बड़ है? आपने इसे अपनी आंखों से नहीं देखा। हम कैसे कह सकते हैं कि दूसरों ने हमें बचाया है? हम बदला नहीं ले सकते। गु कियाओयू स्वाभाविक रूप से निश्चिंत हो सकती है, लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कान है। उसने बस इतना कहा कि वह अगली बार नहीं आएगी। झांग पेईपाई और झांग होशिंग ने फिर कुछ नहीं कहा। जब वे घर पहुंचे तो उनके पास नूडल्स के पैसे को छोड़कर कुल 42 युआन और कुछ सेंट बचे थे। 5 कट्टे मांस की कीमत 9 युआन है। व्यंजन सस्ते हैं, लेकिन उनकी कीमत भी 2 या 3 युआन है, साथ ही तेल, आटा और मसाले भी। लिन को अंततः एक दिन की पूंजी में 17 या 18 युआन और शुद्ध लाभ में 20 युआन मिले। फिर भी परिवार अभी भी हंसी से अपना मुंह बंद नहीं कर सका। खासकर वू हुंगलियन और भी ज्यादा खुश थी। झांग पेईपाई का हाथ पकड़े हुए वह बार बार कह रही थी, पेईपाई, कुछ साल तक अच्छी तरह दौड़ो। जब यू एयर और वान एयर हाई स्कूल और ग्रेजुएट हो जाएंगे तब स्थिति और बेहतर होगी। झांग पेईपाई ने सिर हिलाया। आज पहले दिन झांग होन के खुलने से उसे भी लगा कि भविष्य में उम्मीद की किरण बाकी है। उसके बिना गु दायोंग, वह अपनी 2 बेटियों के साथ अकेली रहती थी। शायद उसके बिना रहना ही बेहतर था। नहीं, ये पहले से बेहतर होना चाहिए। इस समय झांग पेईपाई के दिल में अचानक महत्वाकांक्षा का एक विस्फोट हुआ। खैर, उसे एक अच्छी जिंदगी जीनी चाहिए, अपनी दोनों बेटियों की अच्छी देखभाल करनी चाहिए और बूढ़े परिवार को उन पर खुली नजरों से देखने देना चाहिए। झांग पेईपाई गु दायोंग से बेहतर जिंदगी जी रही है। झांग पेईपाई ने 20 युआन लिए और झांग होशिंग को दे दिए। झांग होशिंग ने बार बार मना कर दिया, मैं यह नहीं चाह सकता। ये धंधा यूए लड़की चलाती है।
तुम और वान लड़की सब कुछ करते हो, मैं तुम्हारे पीछे चलूंगा, मैं तुमसे पैसे कैसे मांग सकता हूँ। उसने कुनफेंग से ये भी कहा, बहन तुम पैसे रख सकती हो, हमारे पास बहुत ज़मीन है। होशेंग कस्बे के प्राइमरी स्कूल में पढ़ाता है और उसे हर महीने 30 युआन से ज़्यादा मिलते हैं। तुम और तुम्हारे दोनों बच्चे इससे गुजारा कर सकते हो। इसके अलावा यूए तुरंत हाई स्कूल जाएगा। तुम्हारे पास घर और बाहर दोनों जगह पैसे होने चाहिए। वो होंगलियन ने दोनों भाइयों और बहनों के इनकार को देखा, खुशी से मुस्कुराया, देखा कि झांग पेपर इसे देना चाहता था और कहा, ठीक है, ठीक है, तुम्हारे भाई बहन अभी भी हार मान रहे हैं। इस जोड़े के आगे मत झुकना। पेपे को तब तक रखना जब तक तुम्हारे परिवार का जीवन बेहतर न हो जाए। झांग पेपाई हिचकिचाया और मना नहीं किया। उसने 10 युआन लिए और मुस्कुराते हुए कहा, मुझे 10 युआन लेने ही होंगे। रोज़ाना लगभग 5 किलो मांस मिलता है। अगर आप पैसे नहीं चाहते तो मैं भविष्य में आपसे मांस मांगने की हिम्मत नहीं करूंगा। उसने अब मांस के पैसे लेने से इनकार नहीं किया। उसने मुस्कुराकर पैसे ले लिए। बड़ी बहन, मेरे जीजाजी ने कहा है कि वह रोज़ हमारे घर मांस भेजेंगे। उस समय होशेंग इसे आपके पास भेज देगा। हाँ, वैसे भी गर्मी की छुट्टियों में मेरे पास करने को कुछ नहीं है। मैं घर पर व्यस्त हूँ, इसलिए मैं आपके पीछे चलूंगा। आजकल महिलाओं के लिए अकेले व्यापार के लिए बाहर जाना अच्छा नहीं है, खासकर 15 या 16 वर्ष की 2 लड़कियों के साथ। यूएर और वान रसुंदर हैं। बिना किसी पुरुष के परिवार असहज है। यह एक सौदा है। गो कियाओ यूए को कोई समस्या नहीं है। खासकर अपने पिछले जन्म में कियाओ वान घर में हुई एक दुर्घटना के बाद पास के गांव के बदमाशों के साथ अपनी जान गंवा बैठी थी। गो कियाओ यूए को लग रहा था कि अब उसके पास कोई शक्ति और ताकत नहीं रही। वह सचमुच गो कियाओ वान के साथ किसी दुर्घटना के होने से डर रही थी। आपके साथ एक चाचा का होना अधिक सुरक्षित है। गो कियाओ यूए ने गो कियाओ वान के सुंदर रूप को देखा और मन ही मन कसम खाई कि वह इस जीवन में अपनी माँ और बहन की रक्षा करेगी। अपनी बहन को खुशी से बड़ा होने दो। गो कियाओ यूए ने अपनी मुट्ठी हिलाई और जब उसने उसे फिर से ढीला किया तो मुस्कुराते हुए अपना मुंह खोला। बॉक्स बेटा, क्या तुम मेरी माँ के साथ ठंडी त्वचा बेचना चाहते हो? सचमुच, ये देखना गलत है कि आपने एक दिन में इतना पैसा बेच दिया। लेकिन तीसरी बहन का पारिवारिक जीवन दुखद है। स्वाभाविक रूप से वह इस मौज मस्ती में शामिल नहीं होगी। नहीं नहीं, ज़ियाओ शुओ केवल 3 साल की है। जब वह पूरी तरह से चमड़ी से भरी होगी तो आपकी दादी बूढ़ी हो जाएंगी और इसे अकेले नहीं ला सकती। उसने ऐसा कहा और गो कियाओ यूए ने कुछ नहीं कहा। चाचा के परिवार ने उनके साथ अच्छा व्यवहार किया। उसे याद आया कि भविष्य में वह उनके लिए पैसे कमाने का कोई और बेहतर तरीका ढूंढ सकती है। जब परिवार ने बिक्री से पैसे कमाए तो सब खुश थे। शाम को उन्होंने बचे हुए नॉन हैलोजन मीट को पत्ता गोभी और मूली के साथ पकाया और एक बर्तन में उबले हुए नूडल्स पकाए। आजकल शहर के लोग 3 या 5 बार मांस खा सकते हैं, लेकिन ग्रामीण लोगों के पास रहने की इतनी अच्छी स्थिति नहीं है। नए साल के दिन बाजार जाते समय एक बार मांस खा लेना बहुत अच्छा लगता है। बड़े और बच्चे सभी मांस के लिए लालायित रहते हैं। उबले हुए नूडल्स के सूप का स्वाद तीखा था और मांस की सुगंध भी तेज थी। गो कियाओ यूए ने भी एक ही बर्तन में 3 कटोरी उबले हुए नूडल्स खाए और कई लोगों ने उसे साफ सुथरा खाया। जब अंधेरा होने लगा तो झांग होशिंग बाइक से घर गया, मांस लाया और वापस चला गया। पहले दिन व्यापार अच्छा रहा और दूसरे दिन थोड़ा और अच्छा हुआ। आजकल बाजार में ज्यादा स्थायी व्यापारी नहीं दिखते। ज्यादातर लोग गांव से ही अपना सामान बेचने आते हैं। हर दिन लोग अलग अलग होते हैं। चिल्लाने का एक और दौर। आज झांग पेईपाई ने भी सामने खड़े होकर चिल्लाने की हिम्मत की। इस बार आने वाले पहले व्यक्ति लाओ लियांग हैं, जिन्होंने कल अपनी आखिरी 2 ठंडी खालें खरीदी थीं। वह न तो ओवरटाइम करता था और न ही दोपहर को कैंटीन जाता था। रात के खाने का समय होते ही वह 2 लोगों के साथ आ जाता था। लड़की, मुझे अपने निर्धारित भोजन में से 3 दे दो। लाओ लियांग का स्वयं परिचित रोना। गु कियाओ यू ने खुशी से जवाब दिया और सहजता से पूछा, ठीक है चाचा, आपको अधिक काली मिर्च डालनी चाहिए। 1 में कम और अन्य 2 में अधिक डालें। लड़की, ऐसा मत कहो, तुम्हारी ठंडी त्वचा खाना अच्छा लगता है। लाओ लियांग को गो कियाओ यूए की ताज़ा ऊर्जा पसंद है। 16-17 साल की उम्र में वह अक्सर व्यापार करने वाले एक व्यापारी की तरह बोलता और काम करता है। ये सही है। फैक्ट्री कैंटीन का खाना स्वादिष्ट होता है और हम आम लोग एक दूसरे से ईर्ष्या करते हैं, लेकिन अंकल आप जैसे तकनीशियनों के पास रोजाना लोहे का चावल का कटोरा होता है। वे इसे लंबे समय तक खाते खाते थक जाएंगे, इसलिए वे अपना स्वाद बदलना चाहते हैं। गो कियाओ यूए मैरिनेट किए हुए मांस को चालाकी से काटते हुए लाओ लियांग से बात कर रहा था। लाओ लियांग ने लाओ गाओटो और निर्देशक हु से कहा, खैर मैंने कहा था कि लड़की इधर उधर घूमेगी। देखो, हमने कुछ नहीं कहा। हम जानते थे कि हम कुशल मजदूर हैं। लड़की, तुम हमें यहाँ पहले नहीं जानती थी। लाओ लियांग मुस्कुराया और गो कियाओ यूए को चिढ़ाया।
झांग पेईपाई और गु कियाओवान ने जल्दी से लियांगपी और काइजियामो को समाप्त कर दिया और गु कियाओयू ने भी रूजियामो को समाप्त किया, उसे पैक किया और उन्हें सौंप दिया, आधी गंभीरता से। देखो अंकल ने क्या कहा, मुझमें वह योग्यता नहीं है। बात बस इतनी है कि उन तीनों का स्वभाव दूसरों से अलग है। ओह, यह अलग क्यों है? फैक्ट्री डायरेक्टर हु को इसमें दिलचस्पी है। किसी छोटी बच्ची में उन्हें इतनी दिलचस्पी कभी नहीं रही। आप देख सकते हैं कि दोनों अलग अलग स्वभाव के तकनीशियन हैं। ले लो चाचा जी। गु कियाओयू बस पोल के साथ चढ़ गया, ध्यान से कारखाने के निदेशक हु को देखा, सोचा और कहा, चाचा आप शांत और सीधे दिख रहे हैं। आप जरूर कोई अधिकारी होंगे। कृषि यंत्र फैक्ट्री में अधिकारी, फैक्ट्री डायरेक्टर होना चाहिए। क्या आप उसके रूप रंग से अनुमान लगा सकते हैं कि वह कोई अधिकारी था? भले ही वह फैक्ट्री निदेशक ही क्यों ना हो। बगल में खड़े लाओ लियांग और लाओ गांव तो भी हैरान थे। उनका तबादला अभी अभी फैक्ट्री डायरेक्टर के साथ हुआ था। काउंटी और शहर में ज्यादातर लोग उन्हें अभी तक नहीं जानते थे। क्यों, ये लड़की, क्या ये सचमुच स्वभाव से अनुमान लगाया जाता है? तो फिर मेरी तरफ देखो। लाओ गांव का सिर पतला है। वह लगभग 40 या 50 साल का लग रहा है। उसका चेहरा सांवला है। उसने नीले रंग का झोंकशान सूट पहना हुआ है। उसकी छाती की जेब में एक कलम और एक छोटी सी किताब है। कठोर शरीर और चिकनी कंघी के साथ मैं कुछ विद्वानों की शैली को देखता हूँ। अतीत में कुछ लोगों ने कहा था कि वह एक तकनीशियन की बजाय एक विद्वान की तरह दिखते थे। गु कियाओयू ने लाओ गांव तो को देखा, झिझकते हुए कहा, ये चाचा एक तकनीशियन होना चाहिए। ओह, आप कैसे बता सकते हैं? लंबे आदमी ने दिलचस्पी दिखाई। गु कियाओयू ने लाओ गांव तो की पतलून की टांगों पर नजर डाली और कहा, चाचा पतलून की टांगों में तेल लगा है। पूफ। बगल में खड़े लाओ लियांग पहले हंसे। निर्देशक हु भी मुस्कुराए। लाओ गांव ने अपनी पतलून की टांगों पर लगे यांत्रिक तेल के दागों को देखा और दंग रह गया तथा हंसने लगा। हा, तुम लड़की, दिलचस्प दिलचस्प। गु कियाओयू ने भी लापरवाही भरी मुस्कान के साथ कहा, चलो हमने जो चाहिए था वो पैक कर लिया है, कुल $3.9। आज हम भाग्यशाली हैं। हमने कुछ बड़े लोगों से कहा था कि जैसे ही हमारा छोटा सा स्टॉल खुलेगा वे इसमें व्यापार बढ़ा दें। फैक्ट्री निदेशक हु ने सीधे तौर पर छुट्टे के लिए 5 युआन निकाले। मुझे कहना पड़ेगा, तुम्हारी लड़की की आंखें जहरीली हैं। गु कियाओयू मुस्कुराया और बोला, मैं बस अनुमान लगा रहा हूँ। मुझे एक प्रतिभाशाली बच्चे की तरह मत समझो। यह इतना दिव्य नहीं है। मूल रूप से तीनों के मन में वास्तव में यही विचार था, लेकिन गु कियाओयू ने ऐसा कहा और वे सभी हंस पड़े। मुझे तो बस यही लगता है कि उस लड़की का मुंह मीठा है और वह बोल सकती है। मुझे नहीं लगता कि उसमें कोई जादुई शक्ति या ऐसी ही कोई चीज़ है। बेटी, अगली बार मैं तुम्हारा काम संभाल लूंगा। फैक्ट्री निदेशक हु ने छुट्टे पैसे लिए, मुस्कुराए और गु कियाओयू के प्रति अपनी प्रशंसा को छुपाया नहीं। हमारे छोटे से स्टॉल में आपका स्वागत है। आपको सचमुच हमारे व्यापार में सहयोग करना होगा। फिर हम इंतजार करेंगे। अंकल, आप अपना वादा नहीं तोड़ सकते। लाओ लियांग मुस्कुराया और अपना सिर हिलाया। अभी मत कहो, ये लड़की न केवल अपना मुंह चला रही है बल्कि अपने दिमाग के तरबूज के बीज भी चला रही है। यह आश्चर्यजनक है। फिर उन्होंने बगल में झांग पेईपाई की ओर मुस्कुराते हुए कहा, बहन बेटी, तुम्हें इसे अच्छी तरह से देना होगा। भविष्य में यह असंभव है। झांग पेईपाई हंसते हुए दूसरों के लिए ठंडी खालें मिलाने में व्यस्त थी। उसे लगा कि यह कोई मजाक है। जब तीनों चले गए तो झांग पेईपाई और गु कियाओवान अभिवादन कार्य में व्यस्त थे। झांग होशेंग ने गु कियाओयू को एक तरफ खींच लिया और धीमी आवाज में पूछा, युए, तुम्हें कैसे पता कि वे कारखाने के निदेशक और तकनीशियन हैं? उसकी तीसरी बहन और छोटी भतीजी को समझ नहीं आता, लेकिन वह जानता है। इस वर्ष शीर्ष भारी कारखाने में तकनीशियन अद्भुत हैं, जिनका मासिक वेतन 1 या 200 युआन है। फैक्ट्री डायरेक्टर तो और भी बुरा हाल है। वो एक गंभीर ब्यूरो लेवल का कैडर है जिसका नाम सरकार में दर्ज है। अभी अभी तो उसका ठंडा पसीना निकल रहा था। अगर युए लड़की की बातें लोगों को बुरी लग गईं तो क्या उन्हें बिजनेस करना चाहिए? और तो और वह एक गंभीर जन शिक्षक भी है। अगर गर्मी की छुट्टियों में वह ऐसी अटकलें लगाता हुआ पकड़ा गया तो उसे पता नहीं उसे सजा मिलेगी या नहीं। अभी से ही झांग होशिंग का दिल बेचैन हो गया है। ये देखकर कि कोई चला गया है, वह गु कियाओयू को खींचने के लिए इंतजार नहीं कर सका। गु कियाओयू ने अपने चाचा की ओर देखा, उनकी घबराहट भरी नज़र को देखा और हैरान होकर कहा, मुझे नहीं पता, मुझे लगता है, अनुमान लगा रहा हूँ। झांग होशिंग ने अपने सारे शब्द गले में ही रोक लिए और अपनी भतीजी को घूरने लगा। हाँ, वास्तव में गु कियाओयू वास्तव में उनकी पहचान जानता है। फैक्ट्री निदेशक हु का नाम हुके है। अतीत में किंग्यांग शहर में कृषि मशीनरी कारखाने को इसकी खराब दक्षता के कारण सबसे पहले पुनर्गठित किया गया था। उस समय हुके ने ही कृषि मशीनरी कारखाना खरीदा था।
उसके आसपास दो महान कुशल कारीगर थे, हैप्पी लॉन्ग और लियांग शांग। क्योंकि कृषि मशीनरी कारखाने की दक्षता अच्छी नहीं थी, अगर पुनर्गठन के दौरान कोई नहीं था तो ये सीधे दिवालिया हो जाएगा। अगर कृषि यंत्र कारखाना बंद हो जाता तो स्वाभाविक रूप से मजदूरों की छंटनी होती। कृषि यंत्र कारखाने में बहुत से मजदूर थे। उस समय लोग दहशत में थे और कई लोगों ने उत्पात मचाया था। बाद में हुके ने कृषि मशीनरी कारखाना खरीद लिया। सभी मजदूरों को नौकरी से निकाले जाने के डर से मुक्ति मिल गई। वे हुके के बहुत आभारी थे। उनके साथ अच्छे संबंध होने की खुशी में लॉन्ग और लियांग शांग भी प्रसिद्ध हो गए। उस समय उन्हें कृषि मशीनरी का लौह त्रिकोण कहा जाता था और उनका संबंध विशेष रूप से अच्छा था। हालांकि कृषि मशीनरी कारखाने की दक्षता वास्तव में अच्छी नहीं है। हुके के अधिग्रहण के बाद ये केवल कुछ वर्षों तक नहीं चल सकता। कृषि मशीनरी कारखाने को दूसरों ने अधिग्रहित कर लिया और इसे मशीनरी कारखाने में बदल दिया। जल्द ही मशीनरी फैक्ट्री चल नहीं पाए और फिर फैक्ट्री पूरी तरह से बंद हो गई। उसके बाद उन्होंने जिनचैन ने खानपान और मनोरंजन स्कूल से किंग्यान काउंटी की अर्थव्यवस्था को सख्ती से विकसित किया और कारखाने को ध्वस्त कर दिया गया और इसे एक स्कूल में बदल दिया गया। उस समय कृषि मशीनरी कारखाने की खरीद काफ़ी शोरगुल में थी। गुकियाओयू अपनी सौतेली मां के दबाव में था और हर कुछ दिनों में अंडे बेचने यहाँ आता था। उसकी मुलाकात हुके से 3 लोगों से कई बार हुई। उस समय जब कृषि मशीनरी कारखाना संकट में था तब भी वह 3 लोगों द्वारा कृषि मशीनरी कारखाने की दृढ़ खरीद की प्रशंसा करती थी। कल जब लियांग शांग ठंडी त्वचा खरीदने आया तो गुकियाओयू को बस ऐसा लगा जैसे उसने उसे कहीं देखा हो। आज तक तीनों एक साथ दिखाई दिए और गुकियाओयू को उस साल का लौह त्रिकोण याद आ गया। इस समय उसके दिल में कुछ विचार थे लेकिन वह परिपक्व नहीं थी और उसे इसके बारे में सोचना था। मुझे याद है कि बाद में मैंने सुना था कि कृषि मशीनरी कारखाने के बंद होने के बाद हुके हैप्पी लॉन्ग और लाओ लियांग को शेनज़ेन ले गए और एक इलेक्ट्रॉनिक्स कारखाना स्थापित किया। अगर यह सच है तो उसे क्या करना चाहिए? युए, तुम लड़की, क्या तुम अभी भी ठीक हो? ये फैक्ट्री डायरेक्टर और बयूरो लेवल कैडर हैं। अगर तुम कहती हो कि तुम अनुमान लगाओगी तो तुम अनुमान लगाओगी। अगर लोग गुस्सा करना चाहते हैं तो क्या तुम दूसरों के दरवाजे पर स्टॉल लगाना चाहती हो? गुकियाओयू, वे नाराज नहीं हैं। झांग होशिंग, आपको कैसे पता कि वे नाराज नहीं हैं? गुकियाओयू ने आंखें घुमाईं और अपने चाचा की बात अनसुनी कर दी। वह बिजनेस में स्वागत सत्कार में मदद करती थी। झांग हो ने अपनी दाढ़ी उड़ाई और गुस्से से घूरा, लेकिन उसे ये भी पता था कि अब कुछ नहीं चलेगा। और ऐसा लग रहा था कि लोग सचमुच नाराज नहीं थे और कह रहे थे कि वे अपना काम कर लेंगे। हालांकि ये इतना वाकपटु कब बन गया? हु फैक्ट्री के 3 प्रमुखों के नेतृत्व में झांग होन के साथ बिक्री भी बहुत सुचारू रूप से हुई। इस दौरान कृषि मशीनरी फैक्ट्री के 2 कर्मचारी भी बाहर आए और 2 ठंडी खालें बेचीं। जब सारी ठंडी खालें और रूगामो बिक गईं तो गुकियाओयू दुकान बंद करने ही वाला था कि लगभग 11-12 साल का एक छोटा लड़का जल्दी से वहां आया। अरे, रूगामो कौन बेचता है? क्या आपके पास अभी भी रूगामो है? गुकियाओयू, जो स्टॉल साफ कर रहा था, उसे देखने के लिए मुड़ा। झांग पेपाई ने मुस्कुराते हुए कहा, नौजवान, सब बिक चुका है। कल जल्दी आना। लगातार 2 दिनों तक बिकने के बाद कुछ लोग अभी भी खरीदना चाहते हैं, जिससे पता चलता है कि उनका व्यवसाय अच्छा है और झांग पेपाई स्वाभाविक रूप से खुश हैं। छोटे लड़के ने मुंह बनाया और गुकियाओयू के घर के बैरल में देखा। तुम इतनी जल्दी कैसे बेच सकते हो? जब मैं पैसे लेने वापस गया तो तुमने सब बेच दिया था। नहीं, यहाँ मांस है। मैंने इसे देखा। इसे जल्दी से निकालो, मैं इसे खरीदना चाहता हूँ। छोटे लड़के ने उत्साह से बाल्टी में बचे हुए मांस के एक छोटे टुकड़े की ओर इशारा किया। उसके चेहरे पर लालच भरी नजर थी। झांग पेपाई मुस्कुराए और बोले, युवक, अब थोड़ा सा ही मांस बचा है। स्टीम्ड बंस बिक गए हैं। कोई बात नहीं, मुझे बस मांस दे दो, युवक ने जोर देकर कहा। झांग पेपाई से रहा नहीं गया। उसने आखिरी मांस भी निकाल लिया और वापस जाकर नूडल्स पकाने की योजना बनाई। मैंने इसका वजन नहीं किया, मैं सिर्फ अंदाज़ा लगा सकता हूँ। ये लगभग 3 या 2 किलो होगा। ठीक है, बस इतना ही बचा है। तुम मुझे 80 सेंट दे सकते हो, नौजवान। ऐसा एक टुकड़ा कम से कम 3 रूजियामो रख सकता है। इसकी कीमत 80 सेंट है। छोटा लड़का ऐसा लग रहा था मानो उसे सचमुच मांस का बहुत लालच हो। वह बार बार वादा कर रहा था, ठीक है, मेरे लिए पैक कर दो। छोटे लड़के ने उसे $1 दिया। गुकियाओयू को शून्य मिला और वह उस पर हंसा। छोटू, रास्ते में खाना मत खा लेना। वापस जाकर अपनी माँ से कहो कि 2 स्टीम्ड बंस ले आएं। स्टीम्ड बंस ज़्यादा स्वादिष्ट होते हैं। अकेले मांस खाने से बहुत थकान होती है। छोटे लड़के ने गुकियाओयू की ओर देखा और कहा, मैं चाहता हूं कि आप इसका ध्यान रखें। फिर उसने खाते समय छुट्टे पैसे लिए और भाग गया। गुकियाओयू दंग रह गया।
गु कियाओवान ने गु कियाओयुए को देखा और तुरंत मुस्कुराया, बहन, लोग इसकी सराहना नहीं करते हैं। गु कियाओयुए ने अपना मुंह सरका दिया और परवाह नहीं की। दिल ने कहा कि बच्चा सचमुच ठोस था। झांग पेईपाई ने खाली बैरल को देखा और हंस पड़े। चलो, एक कटोरा नूडल्स खा लें, वरना हमारे पास वापस जाने की ताकत नहीं होगी। हर बार जब मैं आता था तो अपने परिवार के कुछ लोगों को खाना खिलाकर पेट भरने की योजना बनाता था, लेकिन हर बार कुछ भी नहीं बचता था। मांस काटने वाली लकड़ी की बाल्टी बाल्टी में डाल दी। 2 बाल्टियों में से एक साइकिल के पीछे तख्ते पर टंगी थी। कई लोग नूडल्स खाने के लिए नूडल की दुकान पर गए। आज की ठंडी त्वचा और पैनकेक कल से ज्यादा महंगे हैं। कुल मिलाकर 60 युआन में बिके और लागत निकालने के बाद लगभग 35 युआन बचे हैं। 2 दिनों में शुद्ध लाभ 60 युआन से ज्यादा है। पूरा परिवार खुश है। यदि आप प्रतिदिन सूर्योदय से पहले उठ भी जाएं, तो अकेले चलने में आपको लगभग 6 घंटे लगेंगे और आपको थकान भी महसूस नहीं होगी। अगले कुछ दिनों तक हर दिन थोड़ा थोड़ा बढ़ाएं और बेचने का प्रयास करें। लगभग हर दिन आप 70 से ज्यादा ठंडी खा लें, 70 से ज्यादा रूजियामो और 150 से ज्यादा सब्जी जियामो बेच सकते हैं। इससे ज्यादा नहीं बेचा जा सकता। एक दिन का शुद्ध लाभ लागत को छोड़कर 50 से 60 युआन तक पहुंच सकता है। व्यापार फल फूल रहा है और गु कियाओयू का परिवार खुश है। दादा झांग जिंग अपनी बेटी और पोती से बहुत प्यार करते थे और उन्होंने चुपचाप एक मैनपावर ट्राईसाइकिल खरीदकर भेज दी। पेपे, चूंकि तुम बिजनेस करना चाहते हो तो तुम्हें इसे अच्छे से करना होगा। तुम रोज पैदल चलने में अपनी ऊर्जा कैसे बर्बाद कर सकते हो? तुम्हारी माँ को युए और वान र की कोई परवाह नहीं है। मैं दादा हूँ, मैंने तुम्हें कार उधार दी है। इसे पहले रखो, जब तुम पैसे कमाओगे तो मैं इसे वापस कर दूंगा। मैं तुम्हारी माँ को घुमा सकता हूँ। जैसे ही झांग जिंग की आया, उसने अपना चेहरा दिखाया और बात की। उसके चेहरे पर मुस्कान नहीं थी, लेकिन उसकी देखभाल सच्ची थी। गु कियाओयू भी पहले एक तिपहिया साइकिल खरीदना चाहती थी, लेकिन काउंटी शहर में बिकने वाली मोटरसाइकिल तिपहिया साइकिलों की कीमत 2000 युआन थी। वह इंसानों वाली तिपहिया साइकिल नहीं खरीदना चाहती थी, इसलिए उसने इस बारे में बात नहीं की। वह चाहती थी कि जब उसके पास पैसे हों तो वह सीधे काउंटी शहर में ही एक दुकान किराए पर ले ले, ताकि उसे रोज रोज इधर उधर भागना न पड़े। मुझे उम्मीद नहीं थी कि दादाजी मेरे लिए सीधे कार खरीदेंगे। हालांकि यह एक निजी ट्राईसाइकिल है, इसकी कीमत 200 युआन से ज्यादा है। यह कोई छोटी रकम नहीं है। पिताजी, क्या आप? झांग पेईपाई की आंखें थोड़ी लाल हैं। झांग होशेंग ने किनारे से कहा, बहन, मेरे पिता और मैंने इसे खरीदने पर चर्चा की थी। इसके बारे में मत सोचो। सबसे बड़ी बहन और दूसरी बहन जानती हैं कि वे तुम्हें और तुम्हारे दोनों बच्चों को हर दिन इतनी बार दौड़ने और इसे खरीदने के लिए पैसे इकट्ठा करने के लिए प्यार करती हैं। इसका तात्पर्य यह है कि आप निश्चिंत हो सकते हैं कि किसी की कोई राय नहीं है। झांग पेईपाई और भी अधिक भावुक हो गए और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। जब से उसने गु दायोंग से तलाक लिया है, तलाक के दिन वह खूब रोई थी। उसके बाद उसने एक आंसू भी नहीं बहाया। वह हर दिन पैसे कमाने की कोशिश करती रही, लेकिन अब उसे अपनी नाक में दम और आंखों में आंसू महसूस हो रहे थे। ठीक है पिताजी, मैं कार ले लूंगा। मैं युए और वान र के साथ अच्छा जीवन बिताऊंगा और उन्हें मेरे साथ कष्ट नहीं सहने दूंगा। झांग जिंकी ने रोते हुए झांग पेईपाई को देखा, आह भरी और उसे कुछ कहना चाहा। आखिरकार उसने कुछ नहीं कहा और घर की ओर पीट कर ली। गु कियाओवान ने ट्राईसाइकिल के चारों ओर घूमकर सीधे ट्राईसाइकिल की सीट पर बैठ गई और उत्साह से भरी नजरों से खाली पैदल चला रही थी। बहन, हमें भविष्य में काउंटी तक पैदल नहीं जाना पड़ेगा। मैं कल सुबह आपको और माँ को साइकिल पर ले चलूंगा। गु कियाओयू ने उसकी उत्तेजना को नजरअंदाज कर दिया, झांग पेईपाई को खींच लिया और कहा, माँ, जब हमारे पास पैसा होगा तो हम अपने दादा दादी का सम्मान करेंगे और अपने चाचा और 2 चाची के साथ भाग्य बनाएंगे। झांग पेईपाई ने भारी स्वर में सिर हिलाया। उसे नहीं पता था कि वह कब अमीर बनेगी, लेकिन उसने सचमुच इस एहसास को अपने मन में रखा था और अगर मौका मिला तो वह उसे चुका देगी। अच्छा माँ, रोना बंद करो। दादाजी को अपने बच्चों का रोना पसंद नहीं है। गु कियाओयू ने झांग पेईपाई को उसके आंसू पोंछने में मदद की और मुस्कुराते हुए कहा। झांग पेईपाई ने अपना सिर घुमाया और गु कियाओयू को गुस्से से देखा, तुम लड़की। अफसोस, अंदर आओ और अपने दादा दादी से बात करो और माँ खाना बनाएगी। ठीक है। गु कियाओयू मुस्कुराते हुए घर में आए और उसका दिल गर्म था। पिछले जन्म में वह उलझन में थी। उसे बस इतना पता था कि दादी, दादा और चाचा उसके साथ बहुत अच्छे थे। अब ये सिर्फ अच्छा नहीं है, ये सचमुच अच्छा है। जब झांग पेईपाई ने खाना पकाया तो दादाजी और चाचा ने उसे रात के खाने के लिए रख लिया। वो होंगलियान और हे कुनफेंग अभी भी गु कियाओयू के घर पर रहते हैं और हर सुबह जल्दी उठकर ठंडी खाल और पैनकेक बनाने में मदद करते हैं। मैनपावर ट्राईसाइकिल से आने जाने में आधा समय बच जाता है। सुबह 2-3 बजे उठकर 6 बजे निकलने की ज़रूरत नहीं पड़ती।
लोग बचाए गए समय में अच्छी तरह आराम कर सकते हैं। सुबह 4 बजे जब मैं उठा तो कई लोग थोड़ी देर के लिए व्यस्त थे। नाश्ता करने के बाद मैंने 8 बजे से ज़्यादा देर में फिर से काम शुरू कर दिया। जब मैं काउंटी पहुंचा तो मैंने 10 बजे से ज़्यादा देर में ही स्टॉल लगाना शुरू कर दिया। अगले दिनों में भी व्यापार में तेजी जारी रही। निर्देशक हु लौह त्रिकोण कभी कभी ठंडी त्वचा या रूगामो खाने के लिए आते हैं। आसपास की फैक्ट्रियां कभी कभी कैंटीन के भोजन से ऊब जाती हैं और बदलाव के लिए बाहर आ जाती हैं। गुकियाओयू के 3 सदस्यों वाले परिवार का व्यवसाय भी अच्छा चल रहा है। वह छोटा लड़का भी, जिससे मैं पहले मिला था, कभी कभी यहाँ आता था। हर बार वह एक रूगामो होता था। उस दिन गुकियाओयू के 3 सदस्यों वाले परिवार ने छोटे लड़के का काम निपटा दिया और सारा सामान बिक गया। उन्होंने साफ सफाई की और घर जाने के लिए तैयार हो गए। लेकिन थोड़ी देर चलने के बाद गुकियाओयू ने उस छोटे लड़के के पीछे कई छुपे हुए लोगों को देखा, जो अभी भी उनके घर में रूगामो बेच रहा था। एक के हाथ में ईंटें थीं और 2 के हाथ में लोहे की सलाखें थीं। गुकियाओयू ने भौहें चढ़ाईं और झांक पेपाई से कहा, माँ, मुझे अचानक पेट में दर्द हो रहा है। लगता है वहाँ कोई सार्वजनिक शौचालय है। यहीं मेरा इंतजार करो। ठीक है, जल्दी जाओ। झांग होशिंग ने अपनी कार पार्क की और कई लोग पेड़ की छाया में गुकियाओयू का इंतजार करने लगे। गुकियाओयू ने एक कोने को मोड़ा और देखा कि छोटे लड़के को युवा लोगों ने घेर लिया था। गुकियाओयू ने आगे आने की हिम्मत नहीं की, छिपकर देखता रहा और आवश्यकता पड़ने पर छोटे लड़के की मदद करने की योजना बनाई। झगड़ा करना। स्टील पाइप पकड़े पहले व्यक्ति ने जोर से एक पाइप पी लिया और उसके पीछे खड़े 4 लोग छोटे लड़के की ओर दौड़े। कुछ ईंटों को हिलाने के लिए जलते हैं, कुछ लोहे की सलाखों को हिलाने के लिए जलते हैं और सभी भयंकर हैं। गुकियाओयू थोड़ा चिंतित है। छोटा लड़का तो बहुत छोटा है। वह उन लोगों का विरोधी कैसे हो सकता है? यदि आपके पास मोबाइल फ़ोन है तो आप चुपचाप पुलिस को फ़ोन कर सकते हैं। अब मैं केवल गुकियाओयू जाने और किसी को बुलाने वाली थी, लेकिन वह अपने सामने के दृश्य को देखकर आश्चर्यचकित थी। वह छोटा लड़का, जो केवल 12 या 13 वर्ष का लग रहा था, रूगामो खा रहा था और उस लोहे की छड़ से बच रहा था जो उस पर लगने वाली थी। उसी समय उसका पिछला पैर अकड़ गया, उसका शरीर अचानक झुक गया और उसका सिर लगभग जमीन पर गिर गया। जो ईंट उसे मारनी थी वह लोहे की छड़ से उस आदमी के कंधे पर लगी। आह, तुमने मुझे क्यों मारा? लट्टे वाला आदमी चिल्लाया। मुझे नहीं पता। पहला भी आश्चर्यचकित था। उसने छोटे लड़के की ओर देखा और ठंडे स्वर में कहा, अच्छा लड़का, मौत की तलाश करो। रूगामो खाते हुए छोटे लड़के ने कहा, मुझे लगता है कि तुम मौत की तलाश में हो। मैंने तुमसे कहा था कि आकर परेशानी मत करो। तुम अवज्ञाकारी क्यों हो? तुम्हें लड़ाई तो करनी ही होगी, है ना? खींचने वाली आवाज़ से गुकियाओयू को झटका लगा और वह लगभग छींटे मारने लगा। ये लड़का, गाय, छोटी सी उम्र में इन आदमियों के सामने, जो उनसे 6-7 साल बड़े हैं और कई तो लंबे चौड़े और ताकतवर हैं, वे जरा भी नहीं डरते और पूरी ताकत से मुकाबला कर सकते हैं। ये ताकतवर है। हुआओयू, तुम मौत की तलाश में हो। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि तुम अभी उस छड़ी के साथ छिप सकते हो। पहले ने गुस्से से कहा और लोहे की छड़ लेकर हुआओयू की ओर दौड़ा और बाकी 4 भी उसके साथ दौड़ पड़े। हुआओयू को फिर से घेर लिया गया। वह अभी भी रूगामो खा रहा था और समय समय पर ईंटों और लोहे की सलाखों से परहेज कर रहा था। वह छोटी सी आकृति कई लोगों के चारों ओर दौड़ती रही। हर पल रोमांचकारी था, लेकिन चाहे वह लोहे की छड़ हो या चलती हुई ईंटें, वह उसके करीब नहीं आ सकी। उसका शरीर गैस की एक अदृश्य परत की तरह है। जब तक छोटे लड़के ने रूगामो खाना समाप्त नहीं कर लिया, तब तक वह प्रतिरोध करता रहा। इस लड़ाई में वे लोग उतने सहज नहीं थे जितने अभी थे। जल्द ही एक के बाद एक चीखें गूंजने लगीं। गुकियाओयू ने बगल की ओर देखा और अपनी लार निगल ली। वह चौंक गई। अद्वितीय गुरु, ये है। बिना किसी अपवाद के 5 लोग जमीन पर गिर पड़े। छोटे लड़के ने घृणा से नाक भान सिकुड़ी और मुंह मोड़ लिया। गुकियाओयू को लगा कि छोटे लड़के की पिटाई होने वाली है। वह ये देखने आई थी कि क्या वह मदद कर सकती है। नतीजा ये हुआ कि उसने इतना बड़ा मार्शल आर्ट नाटक देखा। अब जब उसने नाटक खत्म कर लिया है तो स्वाभाविक रूप से वह वहां जाना चाहती है। लेकिन जैसे ही मैं पलटा, अचानक मेरी नज़र उस मुखिया पर पड़ी जो ज़मीन पर गिर पड़ा था। उसने अचानक अपना हाथ उठाया और उसके हाथ में एक काली चीज़ थी। गुकियाओयू अचानक रुक गई और उसका दिल लगभग धड़कना बंद हो गया। नीचे उतरो, भाड़ में जाओ। दोनों आवाज़ें लगभग एक ही समय पर सुनाई दीं। इसी बीच धमाका, कियांग की आवाज़ आसमान में गूंज उठी। गुकियाओयू ने साफ देखा कि उसकी आवाज़ सुनकर छोटा लड़का बिना किसी हिचकिचाहट के गिर पड़ा। गोली उसके कंधे में जा लगी और खून बहने लगा। पुलिस आ रही है, भागो! गुकियाओयू अचानक चिल्लाया, मुड़ा और भाग गया। वह कोने में छिप गया। जब कियांग का दरवाजा खोलने वाले व्यक्ति ने पुलिस को आते सुना तो उसने जमीन पर पड़े चीखते हुए लोगों को गालियां दी और वहां से उठकर चले जाने को कहा।
गु कियाओयुए को ये देखकर राहत मिली कि वह नहीं मिला। ये सुनिश्चित करने के बाद कि सभी चले गए हैं, वह छोटे लड़के के पास आया। अरे, तुम ठीक हो? छोटा लड़का अभी भी जमीन पर पड़ा था, एक हाथ से अपना कंधा ढके हुए। उसके कंधे से खून बह रहा था। मैं तुम्हें अस्पताल ले चलता हूँ। गु कियाओयुए इतनी छोटी और गंभीर चोट से बहुत दुखी हुआ, लेकिन उसने एक शब्द भी नहीं कहा।